हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। इसके हम पहले वर्किंग प्रोसीजर समझेंगे, देन फिर टीएच डायग्राम भी समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि इसका जो एप्लीकेशंस है, यानी जो बूट एयर स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम है, ये यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आपको मालूम होगा बेसिकली जब एयरक्राफ्ट होता है, यानी कि जो कोई हमारे फ्लाइट्स होते हैं, उनमें ये वाला प्रोसीजर अपनाया जाता है, यानी कि एयर बूट स्ट्रैप को अपनाया जाता है। कैसा इसका प्रोसीजर है और कैसा इसका हमारा फंक्शंस है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एम्बियंट एयर एटमॉस्फेयर से आती है और यहाँ से जो एयर आती है वो हमारे एक रैम एयर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो एम्बियंट एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे रैम एयर का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी ऑफ एयर। एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारी फ्रिक्शन के कारण जो हमारी एम्बियंट एयर यहाँ एंटर करती है, हमारा जो यहाँ पे रैम एयर होती है उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। यानी कह सकते हैं सिंपली तौर पर कि एम्बियंट एयर रैम एयर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी ऑफ एयर एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ बॉडी। नाउ ये रैम एयर जो हमारी है ये मेन कंप्रेसर में जाती है। यहाँ पे हमारा 2 कंप्रेसर यूज होता है एंड हमारे यहाँ पे 2 हीट एक्सचेंजर यूज होगा। यहाँ पे एक मेन कंप्रेसर आप देख रहे हैं, इस मेन कंप्रेसर को अपन प्राइमरी कंप्रेसर भी बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है ये हम सेकेंडरी कंप्रेसर हम देख रहे हैं, यहाँ आएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो मेन कंप्रेसर हमारा है ये रैम एयर कंप्रेसर में आता है और कंप्रेसर का वर्क आपको मालूम होगा कि किसी भी एयर का या किसी भी वर्किंग मीडियम का वो टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को साथ में बढ़ाता है। इसीलिए हम यहाँ पे जो कंप्रेसर का यूज़ किया, तो जो हमारी रैम एयर आई है तो यहाँ पे कंप्रेसर से इसकी टेम्परेचर भी राइज हो गई, साथ ही साथ इसका प्रेशर भी राइज हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो रैम एयर हमारी आई थी तो वो इस कंप्रेसर से पास तो हुई, लेकिन कुछ हिस्सा इसका इधर कंबशन चैम्बर होते हुए गैस टरबाइन में चला गया। यानी आप देख सकते हैं ये है हमारा गैस टरबाइन, और गैस टरबाइन का जो शाफ्ट है वो हमारे कंप्रेसर में ही कनेक्टेड है। या सिंपली ये कह सकते हैं जो हमारा गैस टरबाइन है कंप्रेसर को रन करने के लिए यूज होता है। इसीलिए हम कंप्रेसर की जो हीट होती है हम यहाँ आधा गैस टरबाइन पे लेते हैं और आधा हम इसको हीट एक्सचेंजर की ओर पास कर देते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट एक्सचेंजर का जो काम है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये फर्स्ट हीट एक्सचेंजर है और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है, या फिर हम इसको सेकंड हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं। एचएस का मतलब हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में कुछ हिस्सा जो रैम एयर यहाँ पे जो थोड़ा सा कूलिंग एयर जैसा था, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर का जो एयर है उसकी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है और हमारा रैम एयर से कुछ हिस्सा इट हीट एक्सचेंजर से फ्लो होता है और ये हमारा जो रैम एयर है इससे पास होती है। जिससे होता ये है कि हमारी जो यहाँ पे टेम्परेचर जिसकी ज़्यादा थी, तो हमारा हीट एक्सचेंजर से आने के बाद इस वाले पॉइंट पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है हमारे एयर का। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से ये हम एक हीट एक्सचेंजर से गुजारने के बाद और एक कंप्रेसर से गुजारने के बाद हम आते हैं सेकेंडरी कंप्रेसर में, यानी कि जो हमारी एयर थी वो वापस एक कंप्रेसर में आती है और एक कंप्रेसर से अगेन हमारा टेम्परेचर और प्रेशर राइज हो जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो इस जगह में कम है क्योंकि हमने हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया, और ये जो हमारी रैम एयर आई थी तो ये रैम एयर ये हॉट में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट जेट के द्वारा वो बाहर हो जाती है। जब हमारा यहाँ हीट एक्सचेंजर से ये अगेन हमारी जो रिड्यूस्ड टेम्परेचर वाली एयर है, यानी कि जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, ये वापस जाती है कंप्रेसर में और कंप्रेसर में वापस से उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज होता है और इसको वापस से फिर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में पहुँचाते हैं। यानी कि यहाँ पे फिर इसका टेम्परेचर यहाँ डाउन होता है, यानी कि हम टेम्परेचर कह सकते हैं कि रिड्यूस करते हैं और वहाँ पे कुछ हिस्सा अगेन रैम एयर का कुछ हिस्सा यहाँ से फ्लो होता है और यहाँ से बाईपास होते हुए इसको क्रॉस करते हुए ये हमारा वापस से एग्जिट जेट की तरफ चला जाता है। यहाँ पे हमारा जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो फाइनल टेम्परेचर ये जाता है हमारा कूलिंग टरबाइन में, इस वाले हिस्से में। और कूलिंग टरबाइन से हमारा जाता है जो प्लेन के अंदर या एयरक्राफ्ट के अंदर जो केबिन वाला हिस्सा होता है, उस केबिन वाले हिस्से में हमारा ये वाला कूलिंग जो एयर है वो हमारी इसमें जाती है टरबाइन के द्वारा, और केबिन से जो हमारा जो भी हीट वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना रहता है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में डिसअपिएट कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे कूलिंग टरबाइन है और हमारे ये जो कंप्रेसर है सेकेंडरी कंप्रेसर है, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा कूलिंग टरबाइन है और हमारा जो सेकेंडरी कंप्रेसर है ये वापस से एक ही शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। यानी कि इन दोनों को रन कराने के लिए केवल हमको एक ही सप्लाई देनी पड़ती है, जो कि सेकेंडरी कंप्रेसर और हमारे ये जो कूलिंग टरबाइन है ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो ये था ओवरऑल प्रोसीजर की बूट स्ट्रैप कैसे वर्क करता है। अब इसकी बात करते हैं हम टीएच डायग्राम की। तो टीएच डायग्राम को थोड़ा सा और विस्तार से समझने के लिए हमको इस पूरे डायग्राम का नंबरिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आप देख सकते हैं एम्बिएंट एयर था हमारा, मान लीजिए इसको मैंने 0.1 दिया, रैम एयर पे हमने 0.2 दिया, यानी हमारा सेकंड पॉइंट था। जब वो कंप्रेसर में हमारी एयर इनलेट थी, जब आउटलेट हुई तो ये आउटलेट वाला पार्ट हमारा 0.3 हो गया। इधर से तो कंप्रेशन में वो गैस टरबाइन में गया हमारे कंप्रेसर को रन करने के लिए, इसलिए हम इस वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हीट एक्सचेंजर से ये हमारी जो थी टेम्परेचर यहाँ पे अलग थी और यहाँ टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो गया, तो ये वाला पॉइंट था हमारा 0.4 एंड यहाँ पे पुनः 0.5 होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंप्रेसर में जब डाला तो इसकी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज हुए, तो हमारा ये वाला 0.5 था। देन दिस वन इज 0.6, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर था अगेन हमने यहाँ पे आउटलेट में हीट एक्सचेंजर के आउटलेट में रिड्यूस किया, साथ ही साथ हमने यहाँ दिया 0.7 क्योंकि टरबाइन से वो केबिन में गया, और हमारा जो फाइनल पोजीशन था यानी कि 8th पॉइंट जो था वो हमारा एटमॉस्फेयर में डिसअपिएट हो जाता है। अब बात करते हैं हम टीएच डायग्राम के यानी कि टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम की बूटस्ट्रैप कूलिंग सिस्टम का। ये है हमारा टेम्परेचर लाइन, ये है हमारा एंट्रोपी लाइन। चलिए पॉइंट 1 से बात करते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर था यानी कि एम्बिएंट एयर था, सपोज मैं मान लिया मेरा पॉइंट 1 यहाँ है और मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया। जब एम्बिएंट एयर रैम एयर में कन्वर्ट हुआ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टेम्परेचर इसका कुछ कम था, लेकिन रैम एयर में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इरिवर्सिबिलिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट 1 से टेम्परेचर कुछ राइज हुआ तो हमारा पॉइंट 2 यहाँ कहीं आएगा। लेकिन हमारा ये आइडियल कंडीशन है, ये हमारी जो यहाँ सेकंड पॉइंट है हम इसको जो मानते हैं ये हमारा आइडियली होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली हमारा कुछ इस तरीके से होता है और हम इसको नाम देंगे 2 पॉइंट नंबर 2 से, यानी कि हम रैम एयर के बाद हमारा जो एयर का टेम्परेचर था वो राइज हुआ, साथ ही साथ प्रेशर भी राइज हुआ, क्योंकि मैंने बताया कंप्रेसर में हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज होते हैं। तो सेकंड पॉइंट से हम जाएंगे पॉइंट नंबर 3 पे, और ये हमारा पॉइंट नंबर 3, और लेकिन यहाँ पे पुनः पॉइंट नंबर 3 पे हमारा ये आइडियल कंडीशन होती है, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल कंडीशन होता है। ये हमारी प्रेशर लाइन, ये भी है हमारी प्रेशर लाइन, और ये भी है हमारी प्रेशर लाइन, और ये भी है हमारी प्रेशर लाइन। आप देख सकते हैं जब मैं पॉइंट 3 पे आ गया यानी कि यहाँ कंप्रेसर पे आ गया, ये पॉइंट 3 से पॉइंट 4 में जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर का यूज़ हुआ है। तो हीट एक्सचेंजर ने यहाँ टेम्परेचर जो है कुछ और था यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे प्रेशर एक्सिस वही रहेगी, क्योंकि मैंने बताया था हीट एक्सचेंजर में केवल और केवल हम टेम्परेचर का रिड्यूस करते हैं, ना कि प्रेशर का। इसीलिए हमारी जो प्रेशर लाइन है ये हमारा 3 हुआ जो प्रैक्टिकल केस में था। तो यहाँ पे जो प्रेशर लाइन है वो वही रहेगी, बस हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा 0.4 हुआ। अब इस 0.4 से हमको बढ़ना है 0.5 की तरफ, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेसर में फिर से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का राइज हुआ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो राइज होगा ही, साथ ही साथ ये प्रेशर भी हमारी राइज होगी, और ये हमारा होगा पॉइंट नंबर 5। पर यहाँ पे फिर से वही चीज़ आएगी कि जो हमारा 0.5 है ये तो था आइडियल कंडीशन के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल केस में हमारा यहाँ 5 होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। जब 0.6 में आते हैं हमने 0.5 तक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। 0.6 में जब आते हैं हम, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर का फिर से वापस यूज होता है, और हमारा हीट एक्सचेंजर फिर से हमारा टेम्परेचर रिड्यूस करता है, लेकिन प्रेशर वही रहेगी। इसका ये मतलब है कि प्रेशर लाइन हमारी वही रहेगी और टेम्परेचर हमारा समथिंग यहाँ आ गया 6। जब प्रेशर हमारा यहाँ आ गया और टेम्परेचर भी हमारा हमको यहाँ रिकॉग्नाइज कर लिया हमने, तो 6 पॉइंट से हमारा केबिन तक का जो पॉइंट है वो 0.7 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूलिंग टरबाइन से हमारा हीट जो है 6 से 0.7 की तरफ आएंगे, और यहाँ पे हमारा होता है 0.7। लेकिन यहाँ पे फिर से वही केस आ जाती है कि ये हमारा जो 0.7 है वो एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में हमारा 0.7 कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा हुआ 7 बात करते हैं 8 की, यानी कि आप समझ सकते हैं जो केबिन में है, जो हमारा एयरक्राफ्ट का जो केबिन होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा रहेगा, थोड़ा सा कूल रहेगा रेदर देन एटमॉस्फेयर का। तो जब हमारा वहाँ से जो हीट एक्सट्रैक्ट करी जो भी केबिन से एयर ने, वो जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। इसीलिए हमारा प्रेशर वाली लाइन वही रहती है, लेकिन यहाँ से टेम्परेचर हमारा समथिंग 0.8 यहाँ पे आता है, और यही कहलाता है हमारा बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम का ओवरऑल टीएच डायग्राम, यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई और टॉपिक में अगर आप वीडियो चाहते हैं, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।